अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम टीएसपी के लेक्चर नंबर 2 के कंटेंट्स, लेक्चर नंबर 2 जो कि आपका 2 फरवरी को कंडक्ट हुआ था, उसके कंटेंट्स कवर करेंगे। क्योंकि अपेरेंटली जब इंटरेक्टिव सेशन हुआ था तो उसकी रिकॉर्डिंग में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, ऑडियो कैप्चर नहीं हो सकी थी। तो इसलिए मैं इस वीडियो में वो सारे कंटेंट्स रिपीट करूँगी और होपफुली कि जिन लोगों ने वो सेशन अटेंड नहीं किया या जो लोग इस सेशन को दोबारा से देखना चाहते हैं उनके कुछ इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स देखे थे और वो सिग्नल्स हम कुछ इस तरह से डेवलप करते हैं। टू बिगिन विद हमें पता होना चाहिए कि ज़्यादातर नेचुरली अकरिंग सिग्नल्स कैसे होते हैं। ठीक है, नेचुरली अकरिंग सिग्नल्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। उनको हम अ, कुछ इस तरह 2 डायमेंशनल एक्सिस से प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस को हम टी कहते हैं और एक मोस्टली यूज्ड होने वाली जो डिनोटेशन है एम्पलीट्यूड एक्सिस के लिए, दैट इज़ एक्स ऑफ टी, यानी कि ऐसा सिग्नल जो कि टी पे डिपेंडेंट है। और अगर मैं एक रैंडमली अकरिंग सिग्नल जो कि यूजुअली सिग्नल जिस तरह से होते हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं होते वो, उसको प्लॉट करूँ तो वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इट्स नॉट पीरियोडिक, इट्स अ रैंडम सिग्नल। अच्छा, अब इस सिग्नल में जो हमें कुछ बातें हमारी समझने वाली हैं वो ये कि अगर हम टाइम एक्सिस को देखें तो लेट्स सपोज कि मैंने ये सिग्नल -t1 से लेकर t2 तक प्लॉट आपके सामने दिया है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये सिग्नल सिर्फ यहाँ तक एग्जिस्ट करे, या अगर एग्जिस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर इसको इस तरह से प्लॉट करेंगे। लेकिन अगर ये सिग्नल इसके बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है तो हम इसको इन 3 डॉट्स के साथ इसकी कंटिन्यूटी शो करते हैं, जिस भी डायरेक्शन में ये कंटिन्यूस है। अच्छा, अब दोनों केसेस में इधर ये सिग्नल -t1 से t2 तक एग्जिस्ट करे या फिर ये दोनों तरफ कंटिन्यूस हो, हमें ये देख के पता चल रहा है कि टाइम ड्यूरेशन में ये इन्फिनिटली इन टाइम ड्यूरेशन में ये कंटिन्यूसली डिफाइंड है। टाइम के आप किसी भी इंस्टेंट पर देखो, उसके ऊपर इस सिग्नल का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करता है, बेशक वो पॉजिटिव, नेगेटिव हो या फिर ज़ीरो। ठीक है, इंडिविजुअली किसी एक टाइम इंस्टेंट को पिकअप करना मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ अपेरेंट है वो ये है कि सिग्नल कंटिन्यूसली डिफाइंड है। अच्छा, इस तरह के सिग्नल को जो कि टाइम डोमेन में कंटिन्यूसली डिफाइंड हो, हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहते हैं उसे। ठीक है, अच्छा, अब हम ज़रा एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो जितना सिग्नल हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर उसका मिनिमम एम्पलीट्यूड है, इसको हम -m1 कह देते हैं, और यहाँ पे कहीं पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, लेट्स कॉल इट m2। और ये जो एम्पलीट्यूड डोमेन हमारे सामने अवेलेबल है, मतलब -m1 से लेकर m2 तक की जो रेंज है, अगर आप थ्रू आउट टाइम इंस्टेंट्स में देखो तो सिग्नल के ऊपर किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है कि सिग्नल कौन सी वैल्यू एक्वायर करेगा या नहीं करेगा। इस रेंज में हर वैल्यू ये सिग्नल एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब मतलब जो इस तरह का सिग्नल हमारे सामने होता है जिसमें सिग्नल एक गिवन एम्पलीट्यूड रेंज में हर वैल्यू ले सके, उसको हम एनालॉग एम्पलीट्यूड सिग्नल कहते हैं। तो ये एक नेचुरली एकरिंग सिग्नल है, बेशक वो हम स्पीच की बात करें, हम टेम्परेचर की मॉनिटरिंग कर रहे हो, प्रेशर की मॉनिटरिंग कर रहे हो, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, एनीथिंग। तो ये सब जो नेचुरल सिग्नल्स होते हैं वो यूजुअली इस तरह के होते हैं जो कि टाइम में कंटिन्यूसली डिफाइंड हो, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं, और एम्पलीट्यूड में जो भी एक अलॉटेड रेंज है उसमें हर पॉसिबल अवेलेबल वैल्यू वो एक्वायर कर सकें। तो इस तरह के सिग्नल को हम एनालॉग एम्पलीट्यूड सिग्नल कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स चूँकि हम मतलब बात हम डीएसपी की कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि हम इतने इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस ना करें, इसको लिमिट या फिनिट करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो जिस वक़्त हम लोगों ने इस सिग्नल की इन्फॉर्मेशन को लिमिट करना है, और लिमिट हम ज़ाहिर-सी बात है कि बोथ इन बोथ डोमेन्स वी वांट टू डू दैट, बोथ इन टाइम एज़ वेल एज़ इन एम्पलीट्यूड। तो जो पहला प्रोसेस या पहला सिस्टम जिससे हम इसको गुज़ारते हैं, दैट इज़ अ सैम्पलर।
और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग की जो टर्म है ये टाइम डोमेन के लिए डिफाइंड है, और सैम्पलर से गुजरने के बाद जो सिग्नल हमें मिलता है उसके लिए हम जो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल यूज़ करते हैं दैट इज़ एन, और इसका जो एम्पलीट्यूड है अब दैट इज़ नाउ डिफाइंड एज एक्स ऑफ एन, और एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि अब हम मतलब एक्स ऑफ एन को देख के हमें पता चल जाए कि अब हम एक ऐसे सिग्नल की बात कर रहे हैं जिसमें सिग्नल हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर डिफाइंड नहीं है, और हम जब एक्स ऑफ टी लिखते हैं विद पैरेंथेसिस तो हमें पता होता है कि यहाँ पर एक कंटिन्यूस टाइम या कंटिन्यूस वेरिएबल की बात हो रही है। अच्छा, आप सैम्पल यूँ करते हैं कि हमने इसको एक समझ लो आपके एक ऑन ऑफ स्विच लगा दिया है। स्विच ऑन होगा तो सिस्टम कुछ वैल्यू पास कर देगा, और वो वैल्यू यहाँ पर एक सैम्पल की तरह अपीयर होगी। फिर सिग्नल कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्विच ऑफ हो गया, सैम्पलर ने स्विच ऑफ कर दिया। अब कोई भी सिग्नल जो है वो नहीं गुजर सकता आगे। फिर स्विच ऑन हुआ तो कुछ हमें वैल्यू जो है वो जो भी इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर इस सिग्नल की वैल्यू थी यहाँ पे अज्यूमिंग दिस थिंग, वो हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है, और हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ के जो सिग्नल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि इन टाइम इंस्टेंट्स पे इस सिग्नल की क्या वैल्यू थी वो यहाँ पर हमें मिलते जाते हैं। इसको मैं स्केल के मुताबिक ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रॉब्ली यू गेटिंग द आइडिया कि हमें सैम्पलर से गुजरने के बाद किस तरह का सिग्नल मिलता है, ठीक है। और अगर ये इन्फिनिट सिग्नल है तो हम उसकी जो इन्फिनिट नेचर है वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर देंगे डॉट्स लगा। अच्छा, अब सैम्पलर के बाद हमें जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन में थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। इस तरह का सिग्नल जो कि टाइम के हर इंस्टेंट के ऊपर डिफ़ाइंड ना हो उसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप एम्पलीट्यूड पे देखो तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि लेट्स सपोज़ कि मेरे पास टी इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर जो वैल्यू थी इस मतलब एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली वही वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब सैम्पलर एम्पलीट्यूड के साथ किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं करता, वो सिर्फ टाइम इंस्टेंट्स जो मतलब उसको अलॉट होते हैं जिनके ऊपर उसने सैंपल को उठाना होता है वो उस एम्पलीट्यूड का सैंपल उठाकर हमें आउटपुट पे दे देता है, ठीक है। फिर सिग्नल थोड़ी देर के लिए हमें नहीं मिलता, फिर वापस जैसे लेट सपोज कि इस टाइम इंस्टेंट का सैंपल उसने उठाया है तो वो सैंपल हमें जो है वो यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो लेट सपोज कि मैं इस टाइम इंस्टेंट को देख रही हूँ तो जो मेरे पास इस सैंपल का एम्पलीट्यूड इस वक्त होगा एग्जैक्टली मुझे उस टाइम इंस्टेंट के ऊपर वही वाली वैल्यू मिलती है। फ़र्क सब सिर्फ ये आया है कि हम इस तरह के सिग्नल में अब कंसर्न नहीं होते कि दो टाइम जो दो सैंपल्स हैं उनके दरमियान टाइम डिफरेंस कितना है। हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। इसको ये जैसे अगर एन इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर सैंपल है, ये हमारा फर्स्ट सैंपल, ये हमारा सेकंड सैंपल एंड सो ऑन, हमारे लिए भी यही बात इंपॉर्टेंट है कि किस इंडेक्स पोजीशन के ऊपर, किस इंटीग्रल इंडेक्स पोजीशन के ऊपर सैंपल की क्या एम्पलीट्यूड है। लेकिन दो कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान टाइम ड्यूरेशन कितना है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अच्छा, अब टाइम डोमेन में तो हम लोगों ने डिस्क्रिटाइजेशन या लिमिट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन एम्पलीट्यूड डोमेन में अभी तक हम लोगों ने किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं की। तो ये जो सिग्नल है दिस वुड बी टर्म्ड एज एन एनालॉग एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। क्योंकि एम्पलीट्यूड में अभी तक इसके पास इसमें कोई लिमिटेशन हमने इंट्रोड्यूस नहीं की। ये एक मिनिमम और पॉसिबल मिनिमम और मैक्सिमम जो पॉसिबल रेंज है हमारे पास -m1 से लेकर m2 तक, उसमें किसी भी किस्म की वैल्यू ये ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे इस सिग्नल की अपनी वैल्यू क्या थी, तो वो वही वैल्यू हमें यहाँ पर आके मिल जाएगी। अच्छा, चूँकि अभी भी अगर हम इस सिग्नल को स्टोर करना चाहें तो हमें बहुत सारी मेमोरी चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड में अभी भी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ ही एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद इस सिग्नल को हम गुजारते हैं एक क्वांटाइज़र से, और जब क्वांटाइज़र उसके बाद प्रोसेस करता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। और क्वांटाइजेशन का प्रोसेस ये करता है
कि प्रॉब्लम यू कैन गेस कि वो एम्पलीट्यूड डोमेन में अब लिमिट्स इंट्रोड्यूस करेगा। मसलन हमारे पास जो टाइम एम्पलीट्यूड जो रेंज अवेलेबल है, ठीक है, लेट्स सपोज कि हम उसे यहाँ पे -m1 से लेकर m2 तक कहते हैं। अब उसमें वो कुछ लेवल इंट्रोड्यूस कर देगा। अच्छा, लेवल इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि जो मिनिमम पॉसिबल लेवल्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, दे आर 2 इन नंबर, ठीक है। 2 का मतलब ये होगा कि अगर उसको कोई एम्पलीट्यूड पॉजिटिव लग रहा है तो उसको वो m2 कर देगा, और अगर जहाँ जहाँ पे उसको कोई सैंपल जो है वो नेगेटिव लग रहा है उसको वो -m1 कर देगा, ठीक है। तो ये एक बहुत क्रूड किस्म की क्वांटाइजेशन होगी जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 लेवल्स अवेलेबल हैं, और इनकमिंग सैंपल को देख के डिसाइड होता है कि या तो हमने इसको मज़ीद नेगेटिव करके -m1 कर देना है, या हमने इसको पॉजिटिव करके m2 कर देना है। लेकिन हम यूजुअली इस तरह के क्वांटाइजर्स नहीं बनाते। हम चाहते हैं कि सॉरी 2 से ज़्यादा लेवल उसमें हों। तो जो 2 के बाद ऑप्शन आती है वो हमारे पास फिर 4 की आती है, ठीक है, या फिर हम इसको 8 लेवल्स बना सकते हैं, 16 एंड सो ऑन। तो टोटल अगर हमारे पास हम अज्यूम करते हैं कि अगर n नंबर ऑफ लेवल्स अवेलेबल हैं, तो इनकमिंग सैंपल को देखकर यूजुअली ये सारे अगर जो सिंपल एक क्वांटाइजर होता है तो उसमें ये उनके दरमियान डिफरेंस सेम ही होता है। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से तो 8 बनाने की कोशिश की है, लेट्स सी। अच्छा, अब मेरे पास ये जो इनकमिंग सैंपल है इसका जो भी एम्पलीट्यूड है देखा ये जाएगा कि इन लेवल्स में किसके करीब करीब है, और फिर हम उसको उस लेवल के मुताबिक मैप कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये अगर सैंपल है तो ये फिर देखा जाएगा कि इस इन जो हमारे पास अलॉटेड सैंपल्स हैं उनमें से किसके करीब करीब है, और फिर हम उसको वो एम्पलीट्यूड असाइन कर देंगे। अब अपेरेंटली जैसे ये सैंपल है, इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है इस सैंपल से, या मैं चलो इसको बना भी देती हूँ, ज़रा छोटी हाइट कर भी देती हूँ इसकी। इसका जो एम्पलीट्यूड है या जिसकी हाइट है वो इस सैंपल से कम है, लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि क्वांटाइजेशन के बाद ये एग्जैक्टली हमें उसी हाइट के मुताबिक मिले, ठीक है। तो आपको देख के पता चला कि क्वांटाइजेशन में बेसिकली हम एम्पलीट्यूड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम उसको एक प्री डिफाइंड लेवल असाइन कर रहे हैं। प्री डिफाइंड करने का मतलब ये कि वंस हम वी हैव डिसाइडेड कि कितने नंबर ऑफ लेवल्स एग्जिस्ट करेंगे, तो हम उस लिहाज से अब अपने जो सैंपल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पर जैसे ये अगर ज़ीरो था तो हो सकता है कि अब यहाँ पर हम उसको कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड असाइन कर दें, ठीक है। ज़ीरो को तो है किसी भी लेवल के ऊपर डिफ़ाइन किया जा सकता है, अगर ज़ीरो से ऊपर वाला लेवल या ज़ीरो से नीचे वाला लेवल दोनों का सेम एम्पलीट्यूड हो नेगेटिव साइन के साथ, एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमारे पास ये सिग्नल जो है वो कुछ हम अज्यूम करते हैं कि इस तरह का आ गया, ठीक है। अब इसके एम्पलीट्यूड में भी हम लोगों ने लिमिटनेस इंट्रोड्यूस कर दी है, तो जो इस तरह का सिग्नल हमारे पास बनता है we call it this is still a discrete time signal, लेकिन एम्पलीट्यूड डोमेन में अब नाउ वी कॉल इट डिजिटल एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये एक डिजिटल एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ ये डिस्कस की थी लेक्चर के दौरान कि हम लोगों ने जो पहला प्रोसेस किया है दैट इज़ सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग के बाद जो दूसरा प्रोसेस हम लोगों ने किया है दैट इज़ क्वांटाइजेशन। तो अगर हम इंस्टेड क्वांटाइजेशन पहले करें और सैम्पलिंग बाद में करें तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो अज्यूमिंग द फैक्ट कि दोनों की जो टाइमिंग्स है ना वो ज़रा परफेक्ट किस्म की, कोई टाइमिंग हिच इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो क्वांटाइजेशन पहले करने से अपेरेंटली मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन यूजुअली मतलब मुझे तो ऐसी कोई एक तो मिसाल मिली नहीं कि कहीं पे क्वांटाइजेशन पहले हुई हो और सैम्पलिंग बाद में हुई हो। ऑन पेपर हम ज़रूर इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्वांटाइजेशन पहले अगर हो तो सिग्नल किस तरह का बनेगा, और फिर सैम्पलिंग हो बाद में हो तो सिग्नल किस तरह का बनेगा। इवेंचुअली तो हमें यही सिग्नल इसी तरह का मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्वांटाइजेशन जो है ना वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हर सिस्टम के साथ कुछ टाइम ड्यूरेशन अटैच होती है कि वो कितना उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तेज़ है। सिग्नल को क्वांटाइज़र को अगर इस तरह का सिग्नल मिलेगा, ठीक है,
तो उसने बेसिकली क्वांटाइज़र नहीं यूँ करना होता है कि किसी भी एम्पलीट्यूड को पकड़ कर अपने लेवल के लिहाज से उसको डिफ़ाइन कर देना होता है। तो हमें अब वो उस लेवल पे लाकर उसे कितनी देर के लिए रिटेन करेगा, वी डोंट नो दैट। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्वांटाइजर्स को पहले लगाना, सैम्पलर से पहले लगाना इज़ नॉट फीजिबल, क्योंकि सैम्पलर जो ये करता है कि सैम्पल जो हमें एक मुख्तलिफ सैम्पलिंग टाइम्स के ऊपर सिग्नल को तोड़ तोड़ कर दे देता है ना। फिर क्वांटाइजर ने सिर्फ ये करना होता है कि जो भी इनकमिंग सैंपल उसके पास आ रहा है उसको देख कर उसने उसका लेवल डिसाइड करना होता है। तो वो उसकी प्रैक्टिकली दिस इज़ मोर फीजिबल टू डू। ठीक है, लेकिन अगर हम इस सिग्नल को क्वांटाइज़र से गुजार देंगे या गुजारने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे तो चूँकि हर सैम्पलिंग इंस्टेंट के ऊपर क्वांटाइज़र है, तो वो उसको उसकी वैल्यू को उसके लिए करना, लेवल के ऊपर लाना, एक प्री डिफाइंड लेवल के ऊपर लाना, इट विल टेक टाइम और इवेंचुअली वी मे लूज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो अगेन जो मैंने मतलब बात बताई है उससे नतीजा ये निकला कि हम पहले सैम्पलिंग करना चाहेंगे और बाद में क्वांटाइजेशन करना चाहेंगे, एटलीस्ट प्रैक्टिकल। अच्छा, अब क्वांटाइजेशन के बाद हमारे पास एक डिजिटल एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ गया, और जब हम डीएसपी में सिग्नल्स की बात करते हैं तो बेसिकली वो तीसरी तरह के सिग्नल्स होते हैं जिसको जो कि हमें मतलब क्वांटाइजेशन के प्रोसेस के बाद मिले हैं। अच्छा, यहाँ से वापस अगर हम लोगों ने जाना हो एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की तरफ, विच इज़ द फोर्थ स्टेप, तो उस प्रोसेस को हम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स पॉसिबल हैं। मसलन आपने शायद ज़ीरो ऑर्डर होल्ड का नाम सुना हो। ज़ीरो ऑर्डर होल्ड एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम होता है जिसके पास सिर्फ एक सैंपल की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, अब अगर एक सैंपल की इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, सपोज के सैंपल्स हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस सैंपल जो भी सैंपल उसके पास आया है एट अ गिवन टाइम, तो उसको वो रिटेन करेगा। इसी तरह से ये सैंपल जब आया तो ये इसको रिटेन करेगा। नेक्स्ट सैंपल हमारे पास ये आया तो ये इसको रिटेन करेगा। फिर अगला सिग्नल सिग्नल हमें मतलब ये सिग्नल हमें कुछ बॉक्स शेप में इस तरह से मिलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सैंपल ये आया है, तो अब मतलब ये जो है डिसकंटिन्यूटी इंट्रोड्यूस होगी और अगला मतलब हमें इसी में इस तरह से मिलेगा। तो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड के पास एक गिवन टाइम इंस्टेंट एक सैंपल की इन्फॉर्मेशन होती है और वो उसको रिटेन करके फिर आगे चलता है, यहाँ तक कि उसके बाद दूसरा सैंपल आए, फिर वो उसकी वैल्यू को पिक करके आगे चलता है, एंड सो ऑन। तो अगर हम इसका ऑर्डर इंक्रीज़ करें और हम बात करें एक फर्स्ट ऑर्डर होल्ड रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम की, और लेट्स सपोज कि मेरे पास यही वाले सैंपल्स हैं, तो मैं देखना ये चाहती हूँ कि एक फर्स्ट ऑर्डर होल्ड कैसे काम करता है। इसके पास दो सैंपल्स की एट अ टाइम इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, करंट एंड प्रीवियस। तो वो उसको देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि अच्छा तीसरा कैसे होगा। तो इसमें तो है ये इसी तरह से बनेगा, इससे अगले वाले में ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से, और ये लाइंस के साथ मतलब एक जो है ना कनेक्टिविटी करके हमें सिग्नल दे देगा। इसी तरह से अगर हम एक थर्ड सेकंड ऑर्डर होल्ड की बात करें, उसके पास अब 3 सैंपल की इन्फॉर्मेशन है, तो वो 3 सैंपल्स की मौजूदगी के साथ प्रेडिक्ट तो नहीं करता लेकिन उनको कुछ जॉइन करने की कोशिश करता है। तो उसमें इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास अगर ये 2 सैंपल्स मुख्तलिफ हाइट के हैं तो वो उन्हें कुछ कर्व शेप के साथ जो है वो जॉइन कर दे। और जैसे-जैसे हम ऑर्डर बढ़ाते जाएँगे वैसे-वैसे उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल एक 10th ऑर्डर होल्ड सिस्टम के पास अब 11 सैंपल्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा आसान है 11th ऑर्डर उन सबको आपस में कनेक्ट करना एज़ कम्पेयर टू अ ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम। ठीक है? अच्छा, उसने प्रेडिक्ट नहीं करना, उसने उन्हें मतलब ऑर्डर होल्ड सिस्टम जो है उसने उनके दरमियान जो कनेक्टिविटी है ना कि लाइन्स कैसे उनको जॉइन करेंगी, उसने वो करने की कोशिश करता है। अम, जो ऑर्डर होल्ड सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, ओके, लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है ना वो ये कि हम लोगों ने सैम्पलिंग और उसके बाद क्वांटाइजेशन का प्रोसेस करके टाइम डोमेन में भी और एम्पलीट्यूड इन्फॉर्मेशन लूज़ कर दी है। तो अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन वाले जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, ये कभी भी एटलीस्ट प्रैक्टिकल सिस्टम्स
कभी भी हमें वापस ये वाला जो सिग्नल है ना, ये रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं दे सकते, क्योंकि सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन दोनों के बाद हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लूज़ कर दी है। या तो अगर हम इन्फिनिट ऑर्डर होल्ड की बात करें तो येस, लेकिन हम कभी भी एक इन्फिनिट ऑर्डर होल्ड सिस्टम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमने वापस इतना ही कॉस्टली सिस्टम लगाना होता तो ऑन द फर्स्ट प्लेस हमें सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन करके इन्फॉर्मेशन लूज़ करने की ज़रूरत ही क्या थी। हमने सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए और उसको उसकी स्टोरेज आसान करने के लिए ये लिमिट इंट्रोड्यूस की थी, टाइम डोमेन में भी और एम्पलीट्यूड डोमेन में भी। तो हम रिकंस्ट्रक्शन साइट पे भी चूँकि इतना हैवी सिस्टम कब नहीं लगाती या इतना आइडियल सिस्टम कभी भी नहीं लगाते, तो वापस इस तरह का सिग्नल मिलना रिकंस्ट्रक्शन के बाद इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। हम इसको थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसा होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन हम इवेंचुअली लूज़ कर देते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हम लोगों ने आज यानी कि थर्ड लेक्चर के स्टार्ट में भी देखा था, तो कि ये 4 तरह के पॉसिबल सिग्नल्स हमारे पास हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड डोमेन में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एनालॉग की और डिजिटल की, और टाइम डोमेन में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास टोटल 4 तरह के सिग्नल्स बन सकते हैं। ये जो मसलन सिग्नल है ना, ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड के बाद ये कंटीन्यूअस टाइम तो बन जाता है, लेकिन अगर आप इसको इसका एम्पलीट्यूड देखो ना, तो दिस इज़ स्टिल a digital amplitude signal, ठीक है। तो ये this may comes under the category of the fourth signal, which is digital amplitude continuous time signal, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ऑनवर्ड्स हम लोगों ने 4 तरह के सिग्नल्स देख लिए, और इसमें हम लोगों ने हमें ये भी पता है कि हम जब डीएसपी में सिग्नल्स को हैंडल करेंगे, डील करेंगे, तो हम कौन से सिग्नल की बात करेंगे, दैट वुड बी अ डिजिटल एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब हमने ज़रा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझना है। टाइम डोमेन में तो हमें समझ आ गया कि सिग्नल किस तरह का होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे देखते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले हम उनको समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, ठीक है। अगर हमें ये समझ आ जाते हैं तो फिर हमारे लिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, साइनसॉइडल सिग्नल, डिफाइन किया जाता है इस तरह, ठीक है, जिसमें ए इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अगर हम ए ना लिखें तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 होगा। ओमेगा ए फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम इस ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट इन दिस बुक या इन दिस कोर्स, और इसको मैं जब भी रेफर करूँगी मैं कैपिटल ओमेगा बोलूँगी। तो कैपिटल ओमेगा जब आप सुनो तो आप समझ जाओ कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, और थीटा इसका फेज़ है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब जो इसमें पहला कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो ये कि एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल इज ऑलवेज ऑलवेज पीरियोडिक, ठीक है। तो जब एक सिग्नल पीरियोडिक होगा तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। पीरियोडिक सिग्नल्स इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। और तो चूंकि हम ये डिक्लेयर कर चुके हैं या हम ये क्लेम कर रहे हैं कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स साइनसॉइडल सिग्नल्स हमेशा पीरियोडिक होते हैं, तो ये इक्वेशन वो लाजमन फुलफिल करेंगे, ठीक है। जिसमें कैपिटल टी जो है इसका टाइम पीरियड है, ओमेगा ए इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एफ ए इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है विद हर्ट्स यूनिट्स, और टी को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये का पहला कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल्स आर ऑलवेज पीरियोडिक। अच्छा, इसमें फिर आ जाता है हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट, वो ये कि अगर हमारे पास हम 2 फ्रीक्वेंसीज़ को डील कर रहे हैं या देख रहे हैं, मतलब एक हमारे पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसकी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए है। हमारे पास एक और सिग्नल एक्स बी टी है और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बी है। तो बोथ ऑफ देम विल अपैरेंटली बी डिफरेंट, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ये दोनों सिग्नल्स प्लॉटेड हों तो हमें दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आएंगे। अगर जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, लेट्स सपोज अगर ओमेगा बी जो है वो ओमेगा ए से ज़्यादा उसकी वैल्यू है, तो जो एक्स ऑफ बी है ना वो हमें ज़्यादा रैपिडली, ठीक हो गया, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने का ये मतलब होता है। लेकिन बहरहाल जो पॉइंट समझने का है वो ये कि अगर ओमेगा A is not equal to omega B, then
XAT will not be similar to XBT। फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं तो ये दोनों सिग्नल्स भी डिफरेंट होंगे। अच्छा, अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक सिग्नल XAT है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए है और एक सिग्नल XBT है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा बी है, सच दैट के ओमेगा बी इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो फॉर श्योर ओमेगा बी एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल डेवलप करेगा, ठीक है, या ओमेगा बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और both these signals यानी कि x of a और XAT और XBT they would apparently be different signals, ठीक है, और XBT जो है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा। मसलन अगर ओमेगा ए की वजह से XAT कुछ इस तरह से बना है तो ओमेगा बी की वजह से जो XBT है इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इससे ज़्यादा हो गया। आप ये देख लो कि ये थोड़े कॉम्पैक्ट साइकिल्स हैं, ये मैंने थोड़ा स्प्रेड करके बनाए हैं क्योंकि ओमेगा ए इज़ लेसर देन ओमेगा बी। अच्छा, ये तीनों आसान कॉन्सेप्ट्स हैं और इन तीनों को समझना ज़रूरी है। ऑल्दो हमें ये तीनों बातें पहले से पता थी लेकिन इन तीनों को हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे इसलिए देखा ताकि हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को जब रिविज़िट करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए तो हमें थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें वहाँ पे पता चलेंगी। तो अनलेस एंड अनटिल कि हमारी ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो हम उनको नहीं समझ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे लेक्चर नंबर 2 के कंटेंट्स और इनमें से अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।